मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नूतन गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर कमला राय कॉलेज गोपालगंज। छात्रों, आधुनिक भारत का इतिहास में वायसरायों का सुधार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम उस वायसराय की चर्चा कर रहे हैं जिनको भारत में लोग श्रद्धा से याद करते हैं। उन्हें महानुभाव के नाम से बुलाते हैं और उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। यद्यपि भारत में जितने भी वायसराय हैं सभी ने कुछ ना कुछ परिवर्तन किया, लेकिन बहुत कम ऐसे वायसराय हैं जिनके लिए लोगों के मन में इतनी श्रद्धा रही। तो छात्रों, आप समझ रहे होंगे कि मैं आज लॉर्ड रिपन के सुधार कार्यों की चर्चा करने वाली हूँ। लॉर्ड रिपन जो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के शासनकाल में भारत आए थे, वो बहुत ही उदारवादी विचार के थे। और एक बात और, ये 1880 में आए थे। 1880 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आए और इन्होंने 4 वर्षों तक 84 ईस्वी तक यहाँ कार्यरत रहा। इसके पूर्व जो वायसराय भारत में थे उनका नाम लिटन है, लॉर्ड लिटन। और ये सब लोग, आप लोग वाकिफ़ हैं कि लॉर्ड लिटन घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, वायसराय था। उसने भारतीयों के प्रति जो नियम कानून लाए थे उससे भारत में घोर निराशा थी। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक विद्रोह की भावना पनप रही थी। उसी समय 1880 में लॉर्ड रिपन आते हैं जो कि भारत में ये अपने उदारवादी विचारधारा के लिए मशहूर है। उदारवादी थे ये। तो इन्होंने अपने उदारवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए कई सुधार कार्य किए। तो छात्रों, आज आइए हम लोग एक एक करके सभी सुधारों के बारे में विस्तृत चर्चा करें। इसका पहला जो सुधार है वह है प्रशासनिक सुधार। ये विशेष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए ये विशेष रूप से याद किए जाते हैं। इन्होंने स्थानीय स्वशासन देकर भारत की जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने की कोशिश किया। इसके लिए इन्होंने 3 स्थानीय स्वशासन के तहत इन्होंने 3 विभाग बनाए। पहला स्थानीय बोर्ड या स्थानीय स्वायत्त निकाय। स्थानीय बोर्ड को स्थानीय स्वायत्त निकाय भी कह सकते हैं। दूसरा जिला उप विभाग या जिला तहसील या जिला तालुका, इस तरह से इसको जिला के स्तर पे। और तीसरा जो इन्होंने बनाया वह है नगर पालिका, जो कि नगर स्तर पे। इन तीनों निकायों के माध्यम से स्थानीय बोर्ड या स्थानीय स्वायत्त निकाय, जिला विभाग या जिला तालुका या जिला तहसील, और तीसरा विभाग जो है वो नगर पालिका, नगर के स्तर पे। इन तीनों स्तर पे इनका उद्देश्य लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक करना, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना इनका उद्देश्य था। यह एक वायसराय के रूप में जो उन्होंने प्रारंभ किया, भारतीयों के लिए एक बड़ी देन है। भारतीयों के राजनीतिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का, ये राजनीतिक रूप से सक्रिय करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया उन्होंने। अब दूसरा हम उनकी जो योगदान की बात करें या सुधार की बात, वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की वापसी। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है पहले ये हम लोग जानें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लगाया गया था भारत में, इसमें भारतीय भाषा में पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस तरह से अंग्रेजी सरकार की मंशा थी कि भारतीय भाषा से यदि में पत्र पत्रिकाओं का, अखबारों का प्रकाशन नहीं होगा तो इससे भारत में इस पे पाबंदी लगेगी और भारतीयों के विचार अभिव्यक्ति जो अंग्रेजों के विरुद्ध होती थी उस पे अंकुश लग पाएगा। किंतु ये उदारवादी विचार के थे
और इसलिए इन्होंने सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता को मुक्त कर दिया और ये वापस ले लिए इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और अब भारतीय भी, मतलब भारत की भाषा में भी अखबार या पत्रिकाएं वैसे ही प्रकाशित हो सकती थी जैसे कि अंग्रेजी भाषा में या यूरोपियन भाषाओं में प्रकाशित होती थी। अब इसका तीसरा जो है प्रशासनिक सुधार में, वो है अस्थायी जनगणना की शुरुआत। छात्रों, यह प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न मैं बता रही हूँ, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये अस्थायी जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन वो अस्थायी जनगणना नहीं थी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने जनगणना की इस पद्धति को अस्थायित्व प्रदान किया और तब से प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। आज भी ऐसे नियम, ऐसी प्रथा चल रही है। तो इस प्रथा को, अस्थायी जनगणना की शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। अब हम लोग ये प्रशासनिक सुधार थे। अब हम लोग इनके शैक्षणिक सुधार की चर्चा करें। इनके शैक्षणिक सुधार की जब हम बात करते हैं तो हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा के लिए एक आयोग संगठित किया गया था, आयोग का गठन किया गया था, जो रिपन ने करवाया था। हंटर आयोग ने 1883 ईस्वी में 1883 में अपना रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा के लिए 3 विभाग, 3 स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था की बात करी। पहली जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है वो है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे। उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा पे कि प्राथमिक शिक्षा जो है वह स्वायत्त निकाय को दे देनी चाहिए, अर्थात प्राथमिक शिक्षा पे स्वायत्त निकाय का अधिकार होना चाहिए। दूसरे स्तर पे वो माध्यमिक शिक्षा में आते हैं, तो उन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक स्तर पे छात्रों को 2 प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पहला प्रवेशिका परीक्षा और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा या वाणिज्यिक शिक्षा। तो यह 2 प्रकार की शिक्षा देने के पक्ष में थे। इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया हंटर ने, उनमें यही थी कि माध्यमिक स्तर पे छात्रों को प्रवेशिका परीक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये 2 तरह की, वाणिज्यिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एक ही है और दूसरा प्रवेश शिक्षा परीक्षा, ये दोनों ही में से दोनों तरह की शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष अनुदान की व्यवस्था की बात कही। उन्होंने कहा उच्च शिक्षा को सरकारी निकायों से अलग विशेष अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए उच्च शिक्षा के हेतु। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई विद्यालय भी खोलने के प्रस्ताव लाए गए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हंटर आयोग की शिक्षा जो नीति थी वह वुड डिस्पैच के बाद आई थी। वुड डिस्पैच जो 1854 ईस्वी में आई थी, उसके बाद यह शिक्षा नीति आई, जो कि काफी महत्वपूर्ण है हंटर आयोग की शिक्षा नीति। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे छात्र सिविल सेवा की तैयारी करते होंगे या जाना भी चाहते होंगे। हो सकता है कि आप लोग भविष्य में सिविल सेवा में जाएं। तो छात्रों, आप लोग को ये पता होगा कि सिविल सेवा के बारे में जो सुधार कार्य किया है वो लॉर्ड रिपन है, जो कि इसका बहुत महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार माना जाता है। उन्होंने प्रशासनिक सेवा में सुधार करते हुए 2 तरह के प्रस्ताव पेश किए। पहला कि इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक सेवा से इंडियन सिविल सर्विसेज का सेंटर लंदन में होता था, तो इन्होंने कहा वो बहुत सारे भारतीय लंदन जाके परीक्षा नहीं दे पाते थे। तो रिपन ने कहा कि इसके लिए सिविल सेवा की एक केंद्र भारत में भी होना चाहिए, परीक्षा केंद्र, किंतु
यूरोप के सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और यह प्रस्ताव उनका कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। फिर दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण इसमें प्रशासनिक सेवा में उन्होंने सुधार किया वह है 18 वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की जो उम्र सीमा 18 वर्ष थी उसको बढ़ा करके इन्होंने 21 वर्ष कर दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारतीय की शिक्षा ऐसा माना जाता था कि लेट से प्रारंभ होती है, किंतु उन्होंने 18 साल बहुत कम उम्र थी प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, तो इसलिए इन्होंने 21 वर्ष कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। अब आगे हम लोग देखिए आर्थिक सुधार के बारे में। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। आर्थिक क्षेत्र में ये लॉर्ड रिपन के ही कई सुधार कार्यों को कार्यान्वित किया, उसी को संचालित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में जो नीति अपनाया था वो है विकेंद्रीकरण की नीति। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति इन्होंने इस क्षेत्र में अपनाया था। इसके तहत लॉर्ड रिपन ने आय को 3 भागों में बांटा था। आर्थिक अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया था। एक साम्राज्य, दूसरा प्रांतीय और तीसरा विभक्त। साम्राज्य के तहत डाक, तार, रेलवे, अफीम, नमक, टेक्सटाइल, भू राजस्व, सैनिकों के द्वारा आय इत्यादि विषयों को रखा गया था। इससे जो आय होती उस पे ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था। ऐसी इन्होंने व्यवस्था किया था कि डाक, तार, रेलवे, अफीम, नमक, टेक्सटाइल, भू राजस्व, सैनिक इत्यादि के द्वारा जो आय होगी उस पर साम्राज्य का अधिकार होगा, अर्थात ब्रिटिश सरकार का अधिकार होगा। दूसरा, प्रांत स्तर पे इन्होंने प्रांत स्तर पे जेल, डॉक्टर सेवा, मुद्रण, राजमार्ग इत्यादि या प्रशासन इत्यादि के द्वारा जो आय होगी उस पर प्रांतीय सरकार का अधिकार होगा। और यदि इसमें कुछ कमी है, मतलब इसमें आर्थिक कमी होती है, तो ये जो है साम्राज्य सरकार इसे पे करेंगे, उसकी कमी की पूर्ति करेंगे, ताकि वो प्रशासन या जेल सेवा इत्यादि को अच्छे से चलाया जा सके। और तीसरा जो था वो विभक्त। तीसरा जो है वो विभक्त है। विभक्त में उन्होंने क्या किया कि दोनों को बराबर अधिकार दिया, मतलब दोनों को ही अधिकार था। इसके अंतर्गत स्टाम्प, जंगल शुल्क इत्यादि को रखा, पंजीयन इत्यादि को रखा गया था। तो इस पे जो आय होगी इसे साम्राज्य और प्रांतीय दोनों भागों में बांट दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था लॉर्ड रिपन ने किया था। अब आगे हम लोग देखें कि राजस्व से संबंधित भी उन्होंने सुधार करने की कोशिश किया। राजस्व संबंधी सुधार के लिए उन्होंने जो नीति लाया था वह नीति यह थी कि जमीन पे किसानों को अस्थाई अधिकार दिया जाए, किंतु बंगाल में इसका विशेष रूप से विरोध हुआ। कई मतलब जमींदार के लिए ये अच्छी बात नहीं थी कि किसानों को अस्थाई अधिकार दे दिया जाए, इसलिए उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। यह बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने किसानों के हित में कार्य करने का प्रयास किया था। अब इसके साथ साथ स्वतंत्र व्यापार की नीति, ये स्वतंत्र व्यापार की नीति इन्होंने अपनाया था। स्वतंत्र व्यापार में कई तरह के जो कर थे उसे मुक्त कर दिया गया था, कई तरह की कर में छूट दी गई थी। भारतीय व्यापारियों को भी यूरोपीय व्यापारियों की तरह ही कार्य करने का, व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इससे भारतीय की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अब हम लोग इसके न्यायिक कार्य की समीक्षा करें। इन्होंने न्याय की कार्य में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें से है इल्वर्ट बिल की स्वीकृति। अब ये इल्वर्ट बिल क्या है, हम लोग ये देखें कि इल्वर्ट बिल क्या है। इल्वर्ट बिल के तहत पहले यूरोपीय लोगों पर मुकदमा या तो प्रिवी काउंसिल में चलाया जा सकता था, या तो जस्टिस ऑफ पीस
या हाई कोर्ट में ही मुकदमा चलाया जा सकता था। किंतु इन्होंने इलवर्ट बिल जो पेश किया तो उसके तहत यह तय किया था कि भारत में भारतीय न्यायालय में उसी तरह से यूरोपियन लोगों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा जैसे भारतीयों पे मुकदमा चलाया जाता है। ये यूरोप वालों के लिए बहुत शर्मिंदा होने की बात थी, मतलब कि बराबरी की बात हो रही थी कि भारतीय और ये दोनों मुजरिम, भारतीय और यूरोपीय मुजरिम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इसके विरोध में श्वेत विद्रोह किया गया यूरोपियन के द्वारा। इस बिल के विरोध में श्वेत विद्रोह किया गया। अंतिम में इस बिल में कुछ सुधार किया गया और यह तय किया गया कि अब जो है वो सेशन जज या जिला न्यायालय में ही मात्र यूरोपियन के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। किंतु ये इसमें संशोधन करना पड़ा उनको, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी भारतीयों के हित की बात सोचा और दोनों यूरोपियन मुजरिम और भारतीय मुजरिम को बराबर करने की इन्होंने कोशिश किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था। पहला कारखाना अधिनियम बनाने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम ला करके यह तय किया कि जहां 100 से अधिक लोग कार्यरत हों वहां पे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, अर्थात चाइल्ड लेबर को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। दूसरी बात जो कारखाना अधिनियम के तहत उन्होंने किया वो यह है कि 12 वर्ष उम्र तक के जो बच्चे हैं अर्थात किशोर यदि कारखाना में काम करते हैं तो वह 9 घंटा से अधिक काम नहीं करेंगे। साथ ही इन्होंने महिलाओं के लिए भी और कार्य के घंटे निर्धारित किए। साथ इस तरह से मजदूरों और श्रमिकों के लिए भी इन्होंने सुधार का कोशिश किया। सुधार का कार्य करने के लिए 1881 का कारखाना अधिनियम भारत में पहली बार लॉर्ड रिपन ने लाया था। इन सारे सुधारों के साथ साथ कुछ अन्य सुधार भी इन्होंने किया है, जैसे रेलवे का विस्तार। इसके अलावा फिर है कि इनका जो है अन्य सुधार कुछ है जो कि विदेश के प्रति है, जो इनकी विदेश नीति के तहत मानी जा सकती है। तो उसमें से है कोल्हापुर के राजा जो कि उस समय पागल हो गए थे, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो राज्य थे उसे उन्होंने उसकी विधवा पत्नी को वापस लौटा दिया, जिससे कोल्हापुर की जनता इनके समर्थक हो गई, इनके प्रति श्रद्धा भक्त हो गई। दूसरा है कि अफगान के प्रति अफगान नीति के तहत इन्होंने काबुल अमीर पर ब्रिटिश रेसिडेंस स्थापित करने के लिए जो लिट्टन बहुत प्रेशर डाल रहा था, इनसे पहले के जो वायसराय थे वो बहुत प्रेशर डाल रहा था, इन्होंने काबुल के अमीरों पर अंग्रेज रेसिडेंसी लगाने का जो है प्रेशर देना बंद कर दिया। इससे काबुल के लोग जो थे, अफगान की जो जनता थी वो इसके समर्थक हो गई। इस साथ ही साथ इन्होंने मैसूर के साथ भी अच्छा संबंध बनाने का कोशिश किया। 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिंग जो था उन्होंने मैसूर को कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मैसूर के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो नाबालिग थे। अब रिपन जब यहाँ पे आया, इसके कारण से जो मैसूर में घोर निराशा और असंतोष पनप गया था। जब रिपन यहाँ पे आए तो उनके बच्चे भी बालिग हो गए थे, तो उन्होंने मैसूर के प्रति उदारवादी नीति अपनाया और
उसके वो जो हड़पा हुआ राज्य जो था उस पर मैसूर को पुनः अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ हैदराबाद के साथ देखते हैं। हैदराबाद के निजाम जो सालार जंग जिनका नाम था, उनकी मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो गई। तो उनका जो पुत्र, नाबालिग पुत्र था, उनके संरक्षण के लिए इन्होंने विशेष व्यवस्था किया, जिससे कि हैदराबाद के निजाम भी उसके समर्थक हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉर्ड रिपन जो भारत में 1880 ईस्वी में वायसराय बन करके आया, उन्होंने कई तरह के प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक, न्यायिक सुधार कार्य किया और इन सुधार कार्यों के कारण से इन्हें भारत के लोग महानुभाव रिपन के नाम से भी बुलाते हैं। इन्हें लोग बहुत श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ये 1884 ईस्वी में रिजाइन दे करके वापस जा रहे थे, तो काफ़ी नेता और कुछ जनता भी इनके अगुवाई के लिए गए थे, इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, जो कि 1884 ईस्वी में जब वो ये वापस जा रहे थे, तो इनके प्रति जो श्रद्धा थी भारतीयों की, वो सच में थी। इतनी श्रद्धा, मदन मोहन मालवीय ने लिखा है कि इतनी श्रद्धा और इतना उत्साह किसी और वायसराय को याद करने में नहीं आता है जितना कि लॉर्ड रिपन की स्मृति में आती है। तो ये इनके सुधार कार्य थे छात्रों, जो कि आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।